नमस्कार दोस्तों, शनिवार की सुबह और आज हम लोग एक अलग से सेक्टर की बात करेंगे। पिछले 2-3 वीक्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ले रहे हैं और आज एक सेक्टर ले रहे हैं, वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। और ये फरमाइश है आरके की और सुजाता की कि प्लीज़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बताइए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर अगर आप देखो ना, पीछे एक्चुअली काफ़ी सालों से रिटर्न दे नहीं पा रहे। कुछ समझते क्या रीज़न है? एंड एज ए इन्वेस्टर अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो कैसे लॉजिस्टिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ओवरऑल ये सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। हर टाइम आप देखोगे तो वैल्यू फॉर मनी लगेगा, सस्ते में मिल जाता है काफ़ी टाइम तो, लेकिन जब रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न नहीं आता है। तो वही हम लोग आज बात करेंगे। और मार्केट के बारे में क्या बात करें, काफ़ी वॉलेटाइल है और नीचे ही जा रहा है। तो ऑलरेडी हमने पूरे वीक में बात की, तो चलिए अभी लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करते हैं। तो जब लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करते हैं, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये परफ़ॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इतने साल से व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से ये परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है? तो पहले सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है लॉजिस्टिक सेक्टर में, इंडिया में ख़ास करके, अब इसमें मैं सब कुछ ले रहा हूँ। मैं कूरियर सर्विस ले रहा हूँ, रेलवे सर्विस ले लेते हैं, या थ्रू लैंड, थ्रू एयर, थ्रू कार्गो, थ्रू वाटर, व्हाटएवर इट इज़। ये सभी थ्रू जो भी कंपनियाँ ऑपरेट करती है और जो ख़ास करके जो लिस्टेड कंपनीज़ है, क्यों परफ़ॉर्म नहीं करे? पहले सबसे बड़ी बात है कि जो अपना लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें तो 14 से 15% कॉस्ट आता है टू जीडीपी। ओके, ऑफ जीडीपी, जो बहुत ही ज़्यादा है। 14 से 18, 15 या 16% बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि बाकी सब कंट्री में वो 7 टू 8% रहता है। और वो क्यों इतना हाई है, वो अभी हमने समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्या-क्या रीज़न है जिससे ये लॉजिस्टिक का कॉस्ट हाई रहता है। तो पहले तो हम लोग ओवर डिपेंडेंस है रोड ट्रांसपोर्टेशन पे, और अपने रोड्स इतने अच्छे नहीं है। अभी गडकरी साहब ने बहुत काम किया है पिछले 3-4 साल में, रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ इम्प्रूवमेंट होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी भी काफ़ी रूरल एरिया में सड़कें अच्छी नहीं है। और अपना जो 60% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो रोड से होता है। और उसके वजह से ना काफ़ी सारी कंपनियाँ जो एटलीस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन में होती है, जैसे हम लोग बात महिंद्रा लॉजिस्टिक, जो नो लिटरली लॉस एट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो उनका भी मेन प्रॉब्लम वही है कि बेसिकली वेयरहाउसिंग कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है? इवन अगर आप लोग छोटे-छोटे कूरियर सर्विस देख लो, हाँ, हर गली में कूरियर सर्विस होंगे। अब स्टैंड अलोन लेवल पे ठीक है यार, थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी लेवल पे देखें तो ब्लू डार्ट भी क्या परफॉर्म, कुछ इतना कुछ खास कर नहीं पाया है। गति लॉजिस्टिक देख लो या कोई भी देख लो। ओवर द इयर्स पोटेंशियल बहुत हाई था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वन ऑफ द रीज़न इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें अच्छी नहीं है, 4 लेन रोड्स नहीं है और ट्रैफिक बहुत होता है। और 60% अपना जो है वो वही है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और वाटर सागरमाला की जो हम लोग बातें करें, वहाँ वो लोग फोकस करें। लेकिन अभी तक ऑनेस्टली इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। हाँ, रोड अच्छे डेवलप हो रहे हैं, रेलवे में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी बहुत दूर जाना बाकी है। अभी भी अपनी कॉस्ट बहुत ही हाई है। और सेकंड पॉइंट, जैसे वो मैंने बोला कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, 6 लेन हाइवेज नहीं है, ओके, अंडर डेवलप मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसिंग ले लो, या डॉकयार्ड में नो लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जैसे ब्लू डार्ट एक्सप्रेस है ना, ऑलमोस्ट 12.8% डिक्लाइन हुआ क्वार्टर वन प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि वही होता है कि आपके एक्सपेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस और वो सब होते हैं। ऑफ कोर्स टोल गेट्स एंड एवरीथिंग प्लेज अ बिग रोल। तो वहाँ एक इनएडुकेट एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, फ्रैगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो थर्ड पॉइंट है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जैसे कूरियर सर्विस ले लो, हर स्मॉल प्लेयर बहुत सारे छोटे-छोटे हैं। अब आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे? वो आपके आधे, जैसे मारुति सर्विस है तो उससे आधे दाम पे कोई और नंदन सर्विस दे देगा। कूरियर सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिशन बहुत है। एंड वो उनको बेसिकली अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पॉलिसी होती है, तो जब यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो भी उनके एक्सपेंसेस बढ़ हो जाते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। और हायर कॉस्ट इसलिए भी रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब
इतने सारे कुरियर सर्विस और वो सब होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी वो लोग डिमांड करते हैं, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, रेगुलेटरी एंड प्रोसीजर इनएफिशिएंसी, यानी टोल कलेक्शन से लेके स्टेट लेवल रेगुलेशन इतने सारे हैं। अभी तो वो चलो वो फास्टैग लग गया है तो थोड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन हर जगह फास्टैग नहीं लगा है, काफ़ी जगह पे अभी भी टोल गेट है। तो उस तरह का आप कह सकते हैं रेगुलेटरी इश्यूज़, जीएसटी के लिए कभी-कभी रोक ले, टैक्स के लिए रोके जाते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो 4 लेन आती है ना, 4, वो कहते हैं ना जहाँ पुलिस खड़ी रहती है और वो देखते रहते हैं। अगेन नो ओवर द स्टेट्स में भी क्या है कि रेगुलेशंस अलग-अलग है। ऑफ कोर्स जीएसटी सब कुछ कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब एक ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, अनएक्सपेक्टेड काफ़ी सारे डिले हो सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी का इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, अभी फास्टैग आया है उसके उससे काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर द टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ही ज़रूरत है, तभी ये ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा। ओके, अग दूसरा एक पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्यूल कॉस्ट और हायर टैक्सेस, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, अपना 90 से परसेंट से ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट होता है। इसलिए आपके फ्यूल चार्जेस काफ़ी हाई होंगे और टैक्सेस भी हाई है ओवरऑल। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि सब्सिडाइज़्ड फ्यूल को देते हैं। प्लस जो अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ गया है, तो यूएस में तो वो चलने लगा है। तो फ्यूल अपना जो बेसिकली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसका 40% तो फ्यूल का ही कॉस्ट है, और उसमें भी हाई एक्साइज़ ड्यूटी टैक्सेस जो गवर्नमेंट के लगते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, फिर दूसरा होता है जैसे आपको ये एक अलग सा पॉइंट है, लेकिन अगर आपको बेसिकली ठंडी चीज़ें भेजनी है या एफएमसीजी में वो सब, तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा लैकिंग है, जो अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो 30 टू 40% पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली वेस्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनएफिशिएंट कोल्ड चेन नेटवर्क्स, तो ये लाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ काम चल रहा है, लेकिन उस तरह पे हुआ नहीं है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि और आपको लॉसेस बेयर करते हैं। तो लॉस ऑफ गुड्स इंक्रीज़ेस कॉस्ट ऑफ द बिज़नेस एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ भी एक चीज़ है। फिर लास्ट माइल डिलीवरी जो होती है, इनएफिशिएंट लास्ट माइल डिलीवरी, ट्रैफिक कंजेशन, पुअर अर्बन प्लानिंग और ये सब चीज़ों से भी इम्पैक्ट आता है। तो ये सब मैंने वेरियस रीज़न बोले कि जिसके वजह से अभी अगर हम बात करें कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्यों परफ़ॉर्म नहीं कर, तो ये दीस आर द मेन रीज़न व्हाई इट इज़ नॉट एबल टू परफ़ॉर्म। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के परफ़ॉर्मेंस ठीक-ठाक रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं आती है, ओके। जैसे मैं बात करूँ तो अगर नेट प्रॉफ़िट मार्जिन की बात करो, डिलीवरी देखो 0.4%, ट्रांसपोर्टेशन 9.57 है, टीवीएस सप्लाई 0.42, ज़िंका 12, ओके, इवन अल कार्गो 0.88। तो आप देखिए 1 या 2 या मैक्सिमम 7-8 कंटेनर कॉर्पोरेशन का एक अच्छा है, जो 17%, रेस्ट सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बेसिकली आपकी कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाती है, और वो सबसे बड़ा इश्यू होता है इन सब कंपनियोज़ में। ओके, सी धीरे-धीरे बातें चल रही है कि आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जो रोड्स अच्छे होंगे, लेकिन जब तक वो अच्छा कम नहीं होता है ना, अच्छा नहीं होता, तब तक वो प्रॉब्लम रहती है। ओके, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ये सब बातें चल, लेकिन जब होगा तब वो, लेकिन तब तक ये सब लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़ा इश्यू रहेगा कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग। प्रॉमिसिंग बहुत होते हैं, लेकिन अगर मैं सभी ये कंपनीज़ के देखूँ ना, तो ओवर द टाइम इवन 5 साल का, आप 10 साल का डेटा निकाल के देखो, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो आगे क्या होगा कि जिससे ये परफॉर्मेंस आ सकती है? तो वहाँ अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट इस प्लानिंग के सागरमाला जो थ्रू सी एंड ऑल दैट, और रोड ट्रांसपोर्टेशन पे कम और रेलवे पे फोकस, क्योंकि रेलवे इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए आप देखो कि रेलवे पे क्यों इतना सारा फोकस है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो लोग अप्लाई करने वाले हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, डेडिकेटेड जो वो, जैसे आपकी रेल की पटरी है, तो वो रेल की पटरी में सिर्फ़ गुड्स की रेल्स जाएगी, पैसेंजर रेल्स नहीं जाएगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन नहीं जाएगी, सिर्फ़ गुड्स की ट्रेन जाएगी, तो उस तरह से
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गई, देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि अप्लाई करें, जहाँ से बेसिकली उनका जो कॉस्ट है वो 8% ऑफ जीडीपी आके रह जाए। ओके, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। फिर बेसिकली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो लोग इंटीग्रेटेड रेल, रोड, रेल, वाटरवे लॉजिस्टिक हब वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। अभी आगे आगे ये होगा। फिर adoption of AI, blockchain and IoT in order to reduce the operation cost। और काफ़ी भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट्स जो है टू बेसिकली फॉर द हाईवेज एंड द पोर्ट्स एंश्योरिंग स्मूथ कार्गो मूवमेंट, तो ये जो भारतमाला और सागरमाला पे भी बहुत फोकस हुआ, लेकिन अभी तक वो दिख नहीं रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या है? जैसे मैंने कुछ कुछ कंपनी उसके नाम भी दिए जो अ, यहाँ है। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो एक ही कंपनी वो है जो सही में परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, और वो अगर हम लोग कंटेनर कॉर्पोरेशन की भी बात करें तो कुछ नहीं है, 6-7%। ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया है सालों से, अदरवाइज तो बाकी सब ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं है। सो एज ए इन्वेस्टर नो, आप अगर इस स्टॉक में, अरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जाना भी चाहते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, कीपिंग ऑल दिस कंस्टेंट इन योर माइंड। जो मैंने आपको बोले, बहुत डिटेल में बोला है कि ये कंस्टेंट है। अगर वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो सॉरी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी। इनकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं, और सडनली कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं एंड ऑल दैट। तो अभी तक हम लोग वो लेवल पे नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट हो। तो उसके वजह से ना इन इन सब कंपनियों में ना इतनी डिमांड नहीं दिख रही है, और इतने स्टॉक प्राइस भी बढ़ नहीं है। तो डालने से पहले आपको ये चीज़ हमेशा देंगे। गाइस, होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड गाइस, जैसे आज 11 बजे और कल 11 बजे भी हमारा एक सेशन है, आप ज़रूर लाइव अटेंड कर सकते हो, जहाँ हम लोग बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू आंसर इट। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, काफ़ी सारे पेंडिंग है, तो थोड़े ले लेते हैं। एंड व्हाटएवर क्वेश्चन है, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैन डू एनीथिंग का कि सर किस लेवल पे जाकर स्टॉक को एवरेज करें? वेल वो बेसिकली आपको वैल्यूएशन देखना है, और आपका वैल्यूएशन कंफर्ट पे आ जाता है तो आप एवरेज कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मुझे इस लेवल पे ही एवरेज करना है, वो आप पे है कि कौन से लेवल पे एवरेज करना है। लेकिन आपको लगे कि वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, नथिंग रॉन्ग इन वैल्यूइंग अ स्टॉक, एवरेजिंग द स्टॉक। लेकिन 1 या 2 बार करो, 15-20 बार कर रहे हो तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। इतना बार 10 यानी 5-6 बार आप कर रहे हो तो रॉन्ग है। ओके। देन भौमिक पटेल पूछे कि सर फोर्टिस हेल्थ केयर टारगेट। मैं टारगेट तो नहीं बताऊँगा, बता पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि हॉस्पिटल्स में सभी अच्छा कर रहे हैं और आगे जाके अच्छा भी करेंगे। मुझे इवन आप देखो, होटल इंडस्ट्री भी अच्छा करे, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो उसका भी बनाया है, आप जाके देख सकते हो। तो लेकिन ओवर द टाइम नो, फोर्टीज विल ऑल्सो, लेकिन 40 से भी ज़्यादा मुझे काफ़ी और अदर हॉस्पिटल्स अच्छे लगे। अगर आपको जानना है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप हमारी सर्विस देख सकते हो। लिंक दिया होगा वेबसाइट का, आप जाके देख सकते हो। ओके, क्वार्टरली पेमेंट है, स्मॉल छोटी सी पेमेंट है, लेकिन उसमें आपको इक्विटी, ओके, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आईपीओ, म्यूचुअल फंड सर्विस, सब कुछ आगे जाके मिले। आईपीओ, इक्विटी, ईटीएफ तो मिल ही रहा है, म्यूचुअल फंड भी आगे जाके हम लोग ऐड करने वाले हैं। ओके। अनिल दुपत तो बोल रहा है कि सर हॉस्पिटल एंड होटल्स आर डूइंग एंड आई एम होल्डिंग इंडियन होटल, ईएएस, लेमन ट्री, सामी, आरओएचएल इन स्मॉल कंट्री। अनिल जी, आप प्लीज थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाइए। देखो, छोटी छोटी क्वांटिटी रख के कोई फायदा नहीं है। आपके क्वेश्चन पहले का भी मैंने क्वेश्चन देखा, जहाँ आप बहुत छोटी छोटी अमाउंट डाले सभी स्टॉक में। ऑनेस्टली आप 5-6-7% ले जाओ ना, तो आपको कुछ दिखेगा। अगर वहां से रिटर्न आता है तो मेरे हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। देन मे आई नो योर व्यू ऑन मोतीलाल फाइनेंस एंड एवेंटल। आई थिंक दोनों स्टॉक ठीक ठाक ही है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो अगर आपके पास है ना, आप बिल्कुल उसको होल्ड कर सकते हो। एंड इवन आपको कुछ नए स्टॉक्स ऐड करने हैं तो आप हमारे वीडियोस तो देख ही रहे हो गाइस, तो आप प्लीज़ वो देख के भी आपको एक सेंस आएगा। लेकिन
रिकमेंडेशन है जो हम लोग रिसर्च रिपोर्ट के साथ देते हैं। तो ठीक है, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने एक ये वीडियो शॉर्ट रखा है तो क्या है कि आप समझ पाओ का, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग गाइस एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। एंड गाइस, जैसे मैंने बोला आज 11 बजे और कल 11 बजे भी वी हैव अ लाइव सेशन। डू अटेंड दैट सेशन, लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन subscribe for it. Okay, see you then. Bye bye.